नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। जिस खास सेशन में हम जिक्र करने वाले हैं माधवीपुरी बुच का। माधवीपुरी बुच, जिन्हें आप जानते हैं सेबी की आप अध्यक्ष रही हैं 3 साल तक, लेकिन उससे पहले भी आप सेबी के अंदर एक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं देती रही हैं। हाल ही में अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद फिलहाल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कारण क्या है कि एक एंटी करप्शन अदालत ने इनके खिलाफ जांच का या एफआईआर का आदेश दे दिया है। आप यहां पर एक खबर देखते हैं, एफआईआर ऑन माधवीपुरी बुच। कोर्ट ने ऑर्डर किया है फिलहाल इन पर। यह कौन है? तो सेबी की एक्स चीफ हैं, इनके ऊपर जांच बिठाई गई है। यानी कि कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो जिस व्यक्ति से यह कहा गया है वो मामला क्या है, कौन सा ऐसा मसला है जिसके चलते फिलहाल आप सुर्खियों में हैं? जब इनके ऊपर एफआईआर हो रही है तो ऐसे में सेबी क्या एक्शन लेगा, क्योंकि फिलहाल आप सेबी की सदस्य नहीं हैं, लेकिन ऐसे में आपके साथ क्या सेबी खड़ा रहेगा? तमाम बातें आज के सेशन में। माधवीपुरी बुच, जिन्हें आपने पहले पार्लियामेंट्री पैनल जिसने इन्हें बुलाया था हिंडनबर्ग मामले में जांच के लिए, उस समय सुना था, जिनके बारे में आपने सुना था कि इनके खिलाफ एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे थे जब ये सेबी की हेड हुआ करती थी। कांग्रेस ने इनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए थे क्योंकि इनका कनेक्शन अडानी से होना बताया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा भी इन पर आरोप लगाया गया था। अब फिलहाल उन सभी आरोपों के बाद अब इन पर एफआईआर की बात निकलकर आना फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इनके खिलाफ क्या इन्हीं कारणों से एफआईआर दर्ज की जा रही है, जिसमें बुच समेत 5 अन्य लोगों का नाम भी है, या कोई और मसला है? क्या पुराने मामले हिंडनबर्ग या फिर टॉक्सिक वर्क कल्चर एट सेबी ये है, या फिर कोई नया मसला है? आज हम इन सारी बातों के बारे में जिक्र करेंगे। एक बार ब्रीफ इंट्रो इस बात का कि आप कौन थी, क्या करती थी, साथ ही साथ में आपका स्थान किसने लिया है, वो एक बार हम जान लेते हैं। माधवीपुरी बुच ने आईसीआईसीआई बैंक से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही शुरुआत में आईसीआईसीआई बैंक के साथ। उसके बाद में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनी। 2011 में आप सिंगापुर गए और वहां जाकर ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में इन्होंने काम किया। 30 साल से अधिक का इनके पास फाइनेंशियल सेक्टर का अनुभव है। साथ में ये एडवाइजरी कमेटी के साथ भी जुड़ी रही। आप 2017 में सेबी के पूर्व चीफ अजय त्यागी के साथ सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में काम कर रही थी। फाइनली 2022 में इन्हें 3 साल के लिए सेबी का चीफ नियुक्त किया गया। इसका मतलब सेबी के साथ में इनका एक लंबा अनुभव रहा है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आप जानें तो जितने भी भारत का शेयर बाजार है उसके लिए लिस्ट होने वाली तमाम कंपनियां, ट्रेडिंग के अंदर किसी भी प्रकार की अगर कोई भी गलत माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उन सब पर चेक एंड बैलेंस रखने वाली सरकारी संस्था है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे भारत सरकार के द्वारा एक कानून के द्वारा स्थापित किया गया है। सेबी के लिए माधवीपुरी बुच के द्वारा जो अनुभव दिए गए वो तो काफ़ी खास हैं ही, साथ में आपने जिस तरह की पढ़ाई की वो भी काफ़ी काबिल तारीफ कंसीडर की जाती रही। ऐसे में आपके साथ फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम आईसीआईसीआई बैंक से इनका जुड़ा रहना भी बाद में एक बार विवादों में भी आया। खैर, हम उन सब पर बहुत बार सेशन कर चुके हैं। फिलहाल के लिए जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं वो जानना आपके लिए ज़रूरी है, और वो चर्चा ये है कि आपके इस कालखंड में जितनी भी तमाम उपलब्धियां रही हों, लेकिन आपके रिटायरमेंट के साथ ही आपके ऊपर केस होना एक अलग से चर्चा खड़ी कर देता है कि जो काम आपके रहते नहीं हो पाए, क्या कोर्ट ने उन्हीं चीज़ों पर जांच बिठाई है? फिलहाल के लिए इनके स्थान पर तुहिन कांत पांडे, जो कि भारत सरकार के वित्त सचिव रहे, उन्हें सेबी का फिलहाल नया बुच के स्थान पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और ये 7 सितंबर 2024 से वित्त सचिव के पद पर काम कर रहे थे। तुहिन कांत पांडे फिलहाल भारत के नए सेबी अध्यक्ष बना दिए गए हैं, और आपके द्वारा बहुत सारी उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि एयर इंडिया के निजीकरण की थी। साथ ही साथ भारत सरकार के सचिव के बराबर वेतनमान पाते हुए अब ये सेबी के अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं आज के वर्तमान मुद्दे पर। वर्तमान मुद्दा क्या है उसे थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। मुंबई की एक अदालत ने माधवीपुरी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दे दी। ये बात हुई एक जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव के द्वारा की गई शिकायत के ऊपर। सपन श्रीवास्तव ने जब इनके खिलाफ शिकायत की तो कोर्ट ने कहा ठीक है, इनके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हैं। यह अदालत थी एंटी करप्शन कोर्ट, जिसने पूर्व चेयरमैन माधवीपुरी बुच के खिलाफ शिकायत दर्ज करने पर एफआईआर दर्ज कराने की बात को मान लिया गया। आप कहेंगे एफआईआर तो पुलिस थाने में दर्ज होती है, लेकिन यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं वो कोर्ट पहुंचे और उन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
अब बड़ा मामला ये है कि भाई इतने सारे विवाद हैं, तो क्या उनमें से किसी एक विवाद के कारण है क्या? तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, नहीं। मैं 2 बार पहले बोल चुका हूँ, फिर से एक बार बोल देता हूँ। ये मसला पुराना मसला नहीं है, मतलब इनके कालखंड से जुड़ा मसला नहीं है, एक बहुत पुराना मामला है। अब मैं उस तक आपको लेकर चल रहा हूँ। तो एक बार के लिए हम चलते हैं। इसमें पॉइंट ये है कि सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्टिंग के लिए आ रही थी, उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार का आरोप रहा है। बोले ऐसा क्या? अब देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर किसी कंपनी को लिस्ट होने जाना है तो वो वाया सेबी होकर जाएगा। तो सेबी और कॉरपोरेट संस्थाओं के बीच एक मिलीभगत और इनसाइडर ट्रेडिंग और लिस्टिंग के बाद पब्लिक फंड की हेराफेरी, इन सब के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल के लिए एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रभाकर तरंगे और राजलक्ष्मी भंडारी जो हैं, वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यहाँ पर कोर्ट के अंदर प्रस्तुत हुए थे। तो स्पेशल एसीबी के द्वारा, कोर्ट के द्वारा इनके खिलाफ रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ आईपीसी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेबी एक्ट और अदर एप्लीकेबल लॉज के तहत एफआईआर दर्ज कराने की इजाज़त दे दी गई है। अच्छा, कोर्ट ने एफआईआर के अंदर जिन जिन चीज़ों का उल्लेख किया, उसमें यही था कि भाई मामले के अंदर गहराई है, इसलिए इस मामले को दर्ज किया जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ऐसी जो धाराएं हैं जिनके तहत सेबी की पूर्व चीफ के ऊपर अगर केस दर्ज हुआ है, तो उसमें और कौन व्यक्ति शामिल है? तो ये सारे उन लोगों के लिस्ट के नाम हैं, जिसमें होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया, होल टाइम मेंबर अनंत नारायण, होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, चेयरमैन बीएसई के प्रमोद अग्रवाल और बीएसई के सीईओ सुंदरम राममूर्ति के नाम भी शामिल हैं। ठीक है साहब। सेबी लेकिन इस मसले पर कह रही है कि जो शिकायत करने वाला व्यक्ति है वो आदतन मुकदमेबाज है, यानी उसकी आदत है कि वो मुकदमे दर्ज कराता रहता है, तो उसके मुकदमे से प्रेरित होकर के कोर्ट को आदेश नहीं देना चाहिए था। लेकिन साहब, आदतन मुकदमेबाज ने ऐसा कौन सा मसला ला दिया जिसके चलते कोर्ट को परेशान होना पड़ा? तो चलिए मैं अब आपको इतिहास में लेकर चलता हूं। असल में कहानी कुछ इस प्रकार से है कि ये जो पत्रकार है सपन श्रीवास्तव, उसने आरोप लगाया है कि एक कंपनी थी जिसका नाम था कैल रिफाइनरी लिमिटेड। बोले इन्होंने कैल रिफाइनरी लिमिटेड की फ्रॉडुलेंट लिस्टिंग करी, यानी कि गड़बड़ झाला करके स्टॉक मार्केट में उसे लिस्ट करवा दिया। कब करवा दिया? 1994 में। अब आपके दिमाग में पहला प्रश्न आना चाहिए कि 1994 में तो माधवीपुरी बुच थी नहीं, 2017 के अंदर आप मेंबर बनी हैं और 2025 तक आपका कार्यकाल रहा है। ऐसे में गड़बड़ कहां कर दी गई? इसने कहा, यानी इस पत्रकार का आरोप है कि बीएसई में इन्होंने इस प्रकार से 2024 में लिस्टिंग करवाई, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ। सपन श्रीवास्तव कहते हैं कि इनके भी शेयर्स थे कैल्स रिफाइनरी के अंदर, और चूंकि वो फ्रॉड कर गई थी, इस वजह से इनको पार्टी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का नुकसान हुआ। अब पहला बड़ा सवाल जो यहीं पर खड़ा हो जाता है वो ये है कि भाई अल्टीमेटली कैल्स रिफाइनरी लिमिटेड का 1994 का माधवीपुरी बुच से क्या कनेक्शन हो सकता है? तो चलिए इस मामले को थोड़ा आगे बताते हैं। कैल रिफाइनरी लिमिटेड, ये आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी मार्केट कैप भी आपको दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर। ये वो कंपनी थी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई थी, लेकिन इसे 8 साल पहले ही सेबी के द्वारा काम करने से रोक दिया गया है, यानी कि ट्रेड करने से रोक दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि मामला क्या था, सेबी ने इसको रोक दिया? तो पहला सवाल तो 1994 में आई थी लिस्ट होने, और फिर सेबी के द्वारा इसको काम करने से रोक दिया गया। ऐसा इसने क्या काम कर दिया था? तो साहब, इसने एक घोटाला किया था। उस कंपनी के घोटाले का नाम था ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। उसको लेकर के जीडीआर घोटाला किया था। अब ये जीडीआर क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे, फिर इस स्कैम को समझेंगे और माधवीपुरी बुच का कनेक्शन समझेंगे। ठीक है, तो चलिए कैल रिफाइनरीज तक यात्रा करते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट को समझते हुए। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट को समझें उससे पहले कुछ तारीखों पर नजर डालें। 2011 की एक खबर देख रहे हैं आप। सेबी ने जीडीआर स्कैम को खोज निकाला, जिसमें कैल रिफाइनरी का नाम निकल कर आया। कैल रिफाइनरी, जीडीआर क्या है? तो जीडीआर है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अच्छा, अब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के ऊपर 2011 का मसला निकल कर आया। तो अब इस मसले को हम आपको समझाएंगे। थोड़ा और नीचे की तरफ चलते हुए आप इधर देख रहे हैं, मैसिव ट्रेडिंग इन पेनी स्टॉक इन कैल्स रिफाइनरी। 2010 की एक खबर है जिसमें आप देख रहे हैं कि इनके स्टॉक में गजब का ट्रेड हुआ है। और फिर आप देख रहे हैं 2011 में सेबी ने इनको जीडीआर स्कैम में पकड़ लिया है।
और यहाँ पर आपको ये कैल रिफाइनरी दिखाई दे रहा है। 7 कंपनियां पकड़ी गई थी, ठीक है। 2010 की ये खबर और देख रहे हैं, इंडिया की कैल रिफाइनरी ने कुवैती फंडिंग प्राप्त की है। इन खबरों को एक बार के लिए बस सुनते चलें और आप देखें कि पेनी स्टॉक का जो शेयर है ये इस दौर में बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ बढ़िया हाई प्राइजेस टच किया है। मतलब पेनी स्टॉक जो रुपया के बराबर का शेयर था वो बढ़िया नंबर पर निकल कर गया है। अच्छा, तो अब कहानी क्या है, अब उसको हम एक बार के लिए डिटेल में समझते हैं। 1994 के अंदर कैल रिफाइनरी लिमिटेड आई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बिना कोई खास डॉक्यूमेंट फिल किए सेबी एक्ट 1992 के तहत लिस्टेड हो जाती है। 2018 में इसको काम करने से रोक दिया जाता है। एनसीएलटी ने कहा कि इसके जितने भी शेयर्स हैं उनको लिक्विडेट करके इसको खत्म कर दिया जाए क्योंकि ये बर्बाद हो चुकी कंपनी है। अब आप कहेंगे कि जिस कंपनी ने इतना कुछ किया उसको लिक्विडेट कर दिया, मार्केट में जिसकी खबर रही उसके ऊपर 17 करोड़ का 2021 में फाइन लग गया, सेबी ने 17 करोड़ का इस पर फाइन लगा दिया। आफ्टर ऑल मसला है क्या? चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा मसला पुराना पीछे से लेकर के समझाता हूं। देखिए, आप अगर यहां देख रहे हैं मैसिव ट्रेडिंग पैटर्न इन कैल रिफाइनरी, पहले इस खबर को ही आप पकड़ लें। देखिए 0.33 पैसे का इनका स्टॉक हुआ करता था, लेकिन न्यूज बनी कि इनका स्टॉक जबरदस्त तरीके से बिकने लगा। अब दो खबरों को एक साथ पकड़ें आप। पहला ये कि 1 रुपए से कम का स्टॉक, जिसे आप पेनी स्टॉक कहते हैं, 1 रुपए से कम का शेयर, और दूसरी खबर पढ़ रहे हैं कि उसको कुवैत की फंडिंग मिल जा रही है। ये दो बातें अपने आप में एक साथ जुड़ने वाली हैं, तो पटाख से इसको समझते हैं। देखो हुआ क्या ना, इस कंपनी ने एक खेला किया। क्या खेला किया? ये जीडीआर का खेला किया, इसने डिपॉजिटरी रिसीट का खेला किया। कैसे किया? आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इस व्यक्ति ने अपनी तरफ से जीडीआर ले जाकर बाहर बेच दी एफआईआई को, और एफआईआई ने इंडियन मार्केट में उसके भाव बढ़ा दिए, जिससे इस स्टॉक के अंदर मार्केट रेट में प्राइस के अंदर वेरिएशन देखने को मिला और भाव इस तरह से आसमान में चढ़ गए। आप कहेंगे सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई, हमें तो समझ में नहीं आया क्या खेला हुआ इसमें, स्कैम क्या है? अब स्कैम को समझने के लिए ऐसे समझते हैं। देखिए, कैल रिफाइनरी नाम की एक कोई कंपनी है जिसने 0.33 पैसे का एक स्टॉक निकाला, 0.33 रुपए का, है ना, स्टॉक निकाला, यानी एक शेयर की कीमत ये निकाली। ठीक है साहब। पेनी स्टॉक्स को जनरली लोग या तो परचेज नहीं करते, और जो करते हैं वो होते हैं मेरे पास 100 रुपए, चलो मैं ट्रेड करके देखता हूँ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए ठीक है साहब। इन महाराज ने क्या किया कि जीडीआर का यूज़ किया। अब ये जीडीआर क्या होता है, मैं जल्दी से इस पर आ जाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास 10 शेयर हैं किसी कंपनी के, और मैं देश के बाहर जाकर के किसी दूसरे देश में एक व्यक्ति को पकड़ता हूं और कहता हूं कि देखो भाई, 10 शेयर टेक्निकली तो हुए 3 रुपए 33 पैसे के, लेकिन मैं आप लोगों को ये 10 शेयर जो हैं ये दे सकता हूं मात्र 2 रुपए में। अब आप पूछेंगे ये क्या मतलब हुआ? एक शेयर की कीमत जब ये है, 10 शेयर का जीडीआर बना और 3 रुपए 33 पैसे के हिसाब से 2 रुपए में क्यों दे रहा है? चलिए तो इसको भी समझते हैं। देखो, एक प्रकार से ये समझो जैसे कभी आपने चाय की दुकान पर जाकर कभी टोकन से चाय परचेज की हो या टोकन से समोसा खरीदा हो, तो देखो क्या होता है ना, एक तो काउंटर होता है जहां से आपको टोकन दिया जाता है कि ये लीजिए भाई साहब टोकन है आपके, और फिर दूसरी तरफ बैठा होता है चाय वाला। तो आप क्या करते हैं, उस टोकन को ले जाकर चाय वाले को देकर यहां से चाय रिसीव करते हैं। कभी आपने इस तरह का किसी रेस्टोरेंट पर देखा हो, कहीं ऐसी जगह जहां पर खाने का सामान मिल रहा हो वहां पर देखा हो, तो ये क्या करते हैं, आपने एक टोकन लेकर के टोकन से चाय खरीद ली हो, बिल्कुल वैसे ही समझिए। कैल रिफाइनरी के शेयर थे, इन शेयर्स को 10 शेयर को एक टोकन में कन्वर्ट कर दिया गया। टोकन बोलते हैं जीडीआर को, मैं आसान भाषा में समझा रहा हूं, डिपॉजिटरी रिसीट है ये, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, यानी देश के बाहर अगर आपको देश के शेयर बेचने हैं, यानी कि एक तरह से समझिए कि एफआईआईज को अट्रैक्ट करना है, उन्हें लेकर आना है कि चलो हमारे स्टॉक मार्केट में निवेश करने, तो एक तरीका अपना रखा था देश ने जीडीआर का, जिसके प्राइसेस नेगोशिएबल होते थे। नेगोशिएबल से मतलब है कि टेक्निकली तो 33 पैसे का स्टॉक है और 10 शेयर अगर बेचे तो 3 रुपए 33 पैसे के होंगे, लेकिन चूंकि इसमें नेगोशिएशन हो सकता है इसलिए 3.33 का बल्क में भाव आपने 2 रुपए टिका करके इस टोकन को एक्सचेंज कर दिया सामने वाले व्यक्ति के साथ, और कहा कि ले भाई जाकर के अब तू खुद इस टोकन से 10 शेयर खरीद लेना, मेरे को बल्क में डील करनी थी इसलिए मैंने कर दी। अब आप पूछेंगे इसमें कंपनी का क्या फायदा, जीडीआर निकालने से क्या फायदा? बहुत बड़ा खेल है इसमें। क्या खेल है वो समझो। देखो, अगर कंपनी जीडीआर निकालती है तो 33 पैसे का जो शेयर है ना, मार्केट को अचानक दिखने लगेगा कि इतने शेयर बिक गए। ये खेल देखो, यहां पे वॉल्यूम दिखने लगेगा कि यार इतने शेयर कैसे बिक रहे हैं, मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम कैसे खड़ा है
इतने सारे लोग इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। और अच्छा, भारत के शेयर बाजार की हमेशा से एक आदत रही है, दुनिया को जैसा करता देखते हैं हम उस तरफ कूद पड़ते हैं। देखा कि इतने सारे लोग खरीद रहे हैं, बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो गया है, तो चलो हम भी खरीद लेते हैं। तो देखो आपने क्या किया, सस्ते में माल बेचकर अपने दुकान पर भीड़ इकट्ठी कर ली। बाहर माल बेचने का इंस्ट्रूमेंट क्या था, जीडीआर। जीडीआर का मतलब क्या था, एक टोकन जिसके बदले मिनिमम 10 शेयर लिए जा सकते हैं। आपने काफी सारे शेयर का भी जीडीआर निकाल सकते हो कि मैं 10 नहीं 100 का निकालूंगा, 1000 का निकालूंगा, तमाम बातें क्लियर है। इसका मतलब इन्होंने एक हाइप क्रिएट करवाया कि देखो हमारे पेनी स्टॉक के अंदर एफआईआईज को इंटरेस्ट आ गया है। और जब एफआईआईज को इंटरेस्ट आया है तो हमारे देश में क्या होता है, बहुत तेजी से खरीदारी दिखने लगती है। और जैसे ही वॉल्यूम दिखने लगता है ट्रेड में, तो तुरंत लोग कूद पड़ते हैं कि अरे भाई बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, मार्केट ऊपर जाएगा। आप सोचो मार्केट ऊपर चलते चलते 11.63 रुपए तक पहुंच गया। सुनने के लिए आपको लग सकता है कि कितना बड़ा है भाई, आप सोचें 33 पैसे से 11.63 पैसे तक पहुंचना कितने टाइम्स हो गया ये, आप इससे अंदाजा लगाइए। 33 गुना के आसपास ये मतलब पैसा पहुंच गया इसका, है ना, स्टॉक की प्राइस पहुंच गई। तो किसी का 1 रुपया था तो 33 रुपया बन गया, आप ऐसे समझ कर देखें। तो इसका मतलब इन्होंने एक मतलब गलत तरीके से हाइप क्रिएट करवाई मार्केट के अंदर एफआईआईज को ला करके। आप पूछेंगे तो क्या एफआईआई बेवकूफ थे जो इतना पैसा लगाकर चले गए इनके साथ में? नहीं नहीं, बेवकूफ नहीं थे। उनको कहा गया था कि आप जब देखेंगे कि मार्केट का भाव चढ़ रहा है, आप हमसे इतने में खरीद लो, और जब चढ़ने लगे तो आप बेच कर निकल लेना। मैं तो आपको 2 रुपए में दे रहा हूं, आप बकायदा 3.33 का स्टॉक समझ करके भी अगर बेचते हो तो भाई साहब 3.33 का रुपया आपको मिलेगा 110 रुपया। तो आपके लिए तो ये बहुत जबरदस्त स्कीम हो गई ना। तो सामने वाले लोग कन्विंस हो गए कि यार गजब बात है ये तो। इस तरह से इस कंपनी ने जीडीआर का लाभ उठाया। उम्मीद है कि ब्रीफ टर्म में आपको ये बात समझ में आई हो। नहीं आई होगी तो हम जीडीआर स्कैम को और डिटेल में आपको समझाने का प्रयास जब मैं लाइव आऊंगा चेहरे के साथ तब आपको और करूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये मसला तो बहुत पुराना है, तो इसमें माधवीपुरी बुच का क्या लेना देना? तो देखो साहब, बुच का ये लेना देना है कि इस मार्केट के अंदर इस कंपनी ने गजब धूम मचाई, पेनी स्टॉक्स के अंदर तगड़ी बाहर आई। अब आरोप यह है कि मैडम जब आई हैं उसके बाद से लेकर अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि शेयर बाजार के अंदर जितनी कार्रवाई होनी थी मैंने आपको सारी दिखाई कि इसके ऊपर इसको पूरी तरह से काम करने से रोक दिया गया। ये जब बात पता चली तो इसको काम करने से केल्स को रोक दिया गया, साथ में इसके ऊपर जांच बिठा दी गई, साथ में इसके ऊपर जो भी एक्शन लेने थे 17 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगानी थी वो पेनल्टी तक इसके ऊपर लगा दी गई। सब बातें हुई, लेकिन इस आदमी का मानना है कि माधवीपुरी बुच और कुछ कर सकती थी पर नहीं किया। बस नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ में शिकायत हुई है। देखिए, सेबी के द्वारा 17 करोड़ का इनके ऊपर फाइन लगाया गया था केल्स रिफाइनरी के ऊपर, पुराने जमाने के कांड पर अभी। तो इनका कहना है कि आप मेरा बदला बड़ा ले सकते थे, इस केस को और बड़ा कर सकते थे, आपने नहीं किया, बस ये गलती है। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि ऐसे में केल रिफाइनरीज का जो मामला है वो पुराना मामला है, उस मामले में माधवीपुरी बुच थी भी नहीं जिस मामले के लिए उनको लपेटा गया है, लेकिन कोर्ट ने इस बात को सुना है। तो सेबी का कहना है कि हम अपनी बात जब रखेंगे तो ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि इससे इनका कुछ लेना देना है ही नहीं, इसलिए सेबी खुद जाकर इस मामले को चैलेंज करने वाली है। लेकिन मसला क्या है कि माधवीपुरी बुच का नाम इतना सुर्खियों में रहा है कि वो जो पत्रकार है जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि मतलब उसके बारे में सेबी ने भी कहा है कि वो आदतन शिकायत करता है ना, तो मतलब इस तरह की वो खबरें बनाता ही है। तो ऐसे में सेबी का खुद मानना है कि भाई कोई बात नहीं, उन्होंने शिकायत की है, हम जाकर जवाब दे देंगे, पुराना मामला है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप लोगों को जरूर यहाँ से आज पता चली और वो थी जीडीआर स्कैम के बारे में, जिसे हम डिटेल में आपको और बताएंगे, ठीक है। बाकी फिलहाल के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड लेने हो या शेयर परचेज करने हो, आपको आवश्यक है प्रॉपर नॉलेज की। मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक लेते समय क्या कुछ देखना होता है। इवन अगर आप पेनी स्टॉक भी परचेज कर रहे हैं तो आपको क्या देखना होता है, ये सब देखने के लिए मैंने आपके लिए एक प्रॉपर बढ़िया कोर्स बनाया हुआ है। आप जाकर अपने आप को एनरोल करें और सीखें इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जो बहुत ज़्यादा काम के हैं, ठीक है। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। फिलहाल के लिए इतना ही।